आज कक्षा 10 विज्ञान पाठ 4 प्रतिरक्षा तंत्र का पाठ फर्स्ट हम पढ़ेंगे। आज का विषय है प्रतिजन, उसके बारे में प्रतिरक्षी की संरचना और चित्र और प्रतिरक्षी के प्रकार और उनके कार्यों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट प्रतिजन। चलिए शुरू करते हैं प्रतिजन के बारे में। प्रतिजन जो हमारे शरीर में रहकर या हमारे शरीर में प्रविष्ट होता है और रोगाणुओं के लिए रूपांतरित होता है, यानी रोगाणु बनाने का काम करता है, उसको हटाने के लिए प्रतिरक्षी या उसके प्रतिजन के दुष्प्रभावों को निष्प्रभाव करना या हटाना, उसके लिए प्रतिरक्षी काम में आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिजन के बारे में कि प्रतिजन होता क्या है। प्रतिजन एक प्रोटीन नामक प्रोटीन होती है जो 6 से 8 अमीनो अम्ल की बनी हुई होती है। इसके अलावा इसका मुख्य संगठन, प्रतिजन का मुख्य संगठन जो होता है वो, यानी कि प्रतिजन मुख्य रूप से पॉलीसेकेराइड, शर्करा, अमीनो अम्ल और न्यूक्लिक अम्ल और लिपिड की बनी होती है। ध्यान देखें, प्रतिजन का संगठन यानी प्रतिजन बनता किससे है उनके बारे में। तो पॉलीसेकेराइड, शर्करा, न्यूक्लिक अम्ल और लिपिड और प्रोटीन इत्यादि से मिलकर प्रतिजन बनता है। प्रतिजन के प्रोटीन में 6 से 8 अमीनो अम्ल तक की संयोजकता होती है। कई बार संयोजकता यानी वैलेंसी 100 तक भी हो सकती है, निर्धारित हो सकती है। अर्थात प्रतिजन पूरा ही प्रतिरक्षी से क्रिया नहीं करता, केवल प्रतिजन का कुछ भाग ही प्रतिरक्षी से क्रिया करता है, और वो भी विशिष्ट प्रतिरक्षी से, सभी प्रतिरक्षियों से नहीं करता। और वह भाग जो प्रतिरक्षी से क्रिया करता है उसे हम कहते हैं एपिटोप। प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी से क्रिया करता है उसे हम कहते हैं एपिटोप, और प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है उसे कहते हैं पेराटोप। या एंटीजनी निर्धारक या एपिटोप, प्रतिरक्षी निर्धारक या पेराटोप। उस निर्धारक में यानी कि उस एपिटोप में जो संयोजकता है, क्रिया कई बार प्रोटीन अमीनो अम्ल की जो संख्या है वो 100 से अधिक हो जाती है, तो उसकी निर्धारक संयोजकता कहलाती है। उनमें उपस्थित प्रोटीन अमीनो अम्लों की संख्या को उसकी संयोजकता कहते हैं। बात करते हैं भार की। तो प्रतिजन जो है उसका भार 6000 डाल्टन या उससे भी अधिक, सामान्यतः 6000 डाल्टन होता है प्रतिजन का अणुभार, या इसके अलावा 6000 डाल्टन से भी अधिक। अब डाल्टन में क्या होता है उसके बारे में देखें कि 1 डाल्टन वजन जो होता है उसके लिए 1 डाल्टन का मान होता है 1.66 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम। ये है 1 डाल्टन का भार। तो इस तरह से प्रतिजन का भार 6000 डाल्टन या उससे अधिक होता है। अब बात करते हैं कि प्रतिजन का कार्य क्या होता है उसके बारे में। तो प्रतिजन का मुख्य कार्य होता है कि यह हमारे शरीर में प्रवेश करके बी लसिका कोशिका को बी लसिका कोशिका को प्लाविका कोशिका में बदल देती है। याद रखें, प्रतिजन हमारे शरीर में पहुंचकर बी लसिका कोशिका को उत्सर्जी या प्रतिरक्षी उत्पादन करने वाली प्लाविका कोशिका में बदल देती है, जिससे प्रतिरक्षी प्रेरित होती है या प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। तो ये था प्रतिजन बनता किससे है, उसका भार कितना है और उसका मुख्य कार्य क्या होता है। अब बात करते हैं प्रतिरक्षी की संरचना और उसके चित्र की। नोट करें। नमस्कार। अब बात करते हैं प्रतिरक्षी की संरचना की। प्रतिरक्षी होता क्या है उसके बारे में। तो सबसे पहले जानें प्रतिरक्षी।
प्रतिरक्षी हमारे शरीर में प्रतिरक्षी यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने वाला एक प्रोटीन है जो प्रतिजन से क्रिया करके प्रतिजन के निष्प्रभाव को दूर करता है, अर्थात प्रतिजन जो रोग फैलाता है उसे हटाने का कार्य करता है। प्रतिरक्षी को शॉर्ट में IG कहते हैं क्योंकि इम्यूनिटी और यह इम्यूनोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन से बना होता है, इसलिए इसे शॉर्ट में IG के नाम से दर्शाते हैं। इसके अलावा प्रतिरक्षी जो होता है वह हमारे शरीर में रक्त और अन्य तरल पदार्थों के रूप में पाया जाता है। रक्त में या अन्य तरल पदार्थ में, जैसे कोई भी अपशिष्ट पदार्थ हो उसमें भी मिल सकता है, और यह प्रतिजन से क्रिया करता है। जिस भाग से प्रतिजन से ये क्रिया करता है यानी कि ऊपर वाले भाग से, उन्हें हम कहते हैं प्रतिजन क्रियास्थल या पेराटोप, और प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी से क्रिया करता है उसे कहते हैं एपिटोप। प्रतिरक्षी 5 प्रकार के होते हैं और इसमें गामा ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन पाई जाती है। संरचना के बारे में बात करते हैं तो चित्र देखें। सबसे पहले आकार जो होता है वो कैपिटल Y आकार का होता है प्रतिरक्षी का, अर्थात 2 भुजाएं जो होती है वो साइड से निकली रहती है। जिस स्थान से निकलती है उसे हम हिंज कहते हैं, यानी इनका उद्गम स्थल Y वाले आकार की 2 भुजाओं का जो उद्गम स्थल होता है, मध्य भाग जो होता है जहाँ से ये दोनों भुजाएँ निकलती है उसे कहते हैं हिंज। 4 इकाइयों से मिलकर बनता है। प्रतिरक्षी मुख्यतः 4 इकाइयों से मिलकर बनता है जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बनी होती है। नाम ध्यान रखें, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बनी होती है। उन 4 इकाइयों में से 2 भारी यानी कि हैवी, जिन्हें H से दर्शाते हैं, और 2 हल्की यानी कि लाइट श्रृंखला में उन्हें डिवाइड करते हैं या बांटते हैं। देखें ऊपरी भाग में आप देख सकते हैं VH यानी कि हैवी श्रृंखला जो है वो दोनों साइड वाली है, और उसके बाद में CH यानी कि जो चेन जिसे कहते हैं, श्रृंखला जिसे कहते हैं H1 यानी पहली भारी श्रृंखला, उसके बाद में मध्य में CH2 ये है दूसरी भारी श्रृंखला, और उसके नीचे है CH3 यानी कि तीसरी भारी श्रृंखला, और साइड में जो श्रृंखलाएं हैं L के रूप में हल्की श्रृंखला जिसे कहते हैं, यानी कि 2 भारी और 2 हल्की श्रृंखला से मिलकर प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। इसी तरह से 1 भारी और 1 हल्की श्रृंखला मिलकर एक द्विवलय बनाती है, और इसी तरह से 2 द्विवलय मिलकर यानी कि 2 भारी और 2 हल्की श्रृंखलाएं मिलकर पूरा प्रतिरक्षी तंत्र बनाती है। प्रतिरक्षी तंत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है। ऊपर वाला भाग अस्थिर भाग, अस्थिर इसलिए क्योंकि ये क्रियाशील रहता है, इसे प्रतिजन से क्रिया करनी होती है, जबकि नीचे वाला जो भाग है वो कहलाता है स्थिर भाग, जिसे कोई क्रिया नहीं करनी होती। नीचे वाला भाग जो है स्थिर भाग वो COOH की तरफ झुका रहता है, जबकि ऊपर वाला भाग जो है वो NH2 की ओर रहता है। देखिए हिंज के अलावा जो श्रृंखलाएं हैं वो आपस में डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। देखें SS यानी कि सल्फर डाइसल्फाइड बंध द्वारा ये आपस में जुड़ी रहती हैं। इस तरह से प्रतिरक्षी की संरचना का निर्माण होता है। अब बात करते हैं प्रतिरक्षी के प्रकारों की। प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी की संरचना और चित्र के बाद अब हम देखते हैं प्रतिरक्षी के प्रकारों के बारे में। प्रतिरक्षी का निर्माण हमारे शरीर में यानी कि प्लाज्मा द्वारा ही होता है, और हमारे शरीर में रक्त व अन्य तरल पदार्थों में ये पाई जाती है, जिसका संगठन भी होता है। मुख्यतः ये गामा ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन की बनी होती है जो हमने पहले पढ़ा था, इसीलिए इनको IG से दर्शाते हैं। I इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिरक्षी, और G यानी कि गामा ग्लोबुलिन से बनी होती है इसलिए। अब हम बात करते हैं प्रतिरक्षी के प्रकारों की। तो 5 प्रकार के प्रतिरक्षी होते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है उनके बारे में, और उनका कार्य क्या होता है उसके बारे में, और याद रखने का सरल तरीका भी। तो याद रखें, देखिए सरल तरीका यही है कि 500 प्रतिरक्षी जो हैं उनको एक क्रम में, यदि इस क्रम में याद रखा जाए तो कभी नहीं भूलेंगे, और ये नाम बन जाएगा आपका, ये GAME गेम, और D यानी कि गेम्ड। ये 5 प्रतिरक्षी IgG, IgA, IgM, IgE और IgD, ये एक गेम्ड नाम बन जाता है जो याद रह जाता है कि 5 प्रतिरक्षी कौन कौन से होते हैं उसके बारे में। शुरू करें।
IgG जो है वो गामा संरचना वाला होता है। ठीक इसी तरह से IgA जो होता है वो अल्फा संरचना के लिए, IgM जो होता है वो म्यू संरचना, IgE जो होता है वो होता है एप्सिलॉन, और IgD यानी कि डेल्टा संरचना से। IgG एक अलग संरचना है, इसी तरह IgE और IgD भी एक अलग संरचना होती है, यानी कि मोनोमरिक जिसे कहते हैं, एक अलग संरचना वाले होते हैं। IgA द्विलक और IgM पंचलक संरचना होती है, बाकी ये तीनों एक अलग संरचना होती है। चलो कार्य के बारे में बात करते हैं। IgG जो है वह प्रतिरक्षी जो माता के शरीर में आंवल यानी कि अप्रा या प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण तक पहुंचता है, वो होता है IgG। यानी कि IgG प्रतिरक्षी आंवल को पार करके भ्रूण तक पहुंच जाता है, ये पहला प्रतिरक्षी होता है। उसके बाद है IgA। IgA वह प्रतिरक्षी है जो माता के दूध में पाया जाता है, जो शिशु की प्रतिरक्षा करता है। माता के दुग्ध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी है IgA, जो शिशु की प्रतिरक्षा बढ़ाता है। प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, उसकी सुरक्षा करता है। उसके बाद है IgM यानी कि पंचलक, प्रतिजन से क्रिया करके उत्पादित होने वाली प्रथम प्रकार की प्रतिरक्षी IgM है। यानी कि प्रतिजन से क्रिया करने पर जो बनने वाली प्रथम उत्पादित या उत्पन्न होने वाली प्रतिरक्षी है वो है IgM। उसके बाद में है IgE। बेसोफिल नाम सुना होगा, रक्त व परिवहन में हमने पढ़ा था, रक्त का ही एक प्रकार था जो WBC के प्रकारों में अकणिकाओं में आता है। बेसोफिल मास्ट कोशिकाओं इत्यादि पर क्रिया करने वाला है IgE प्रतिरक्षी, और यह IgE प्रतिरक्षी एलर्जी में भी हिस्सा लेता है। एलर्जी यानी कि प्रत्युर्जता, उसमें भी ये हिस्सा लेता है। फिर है IgD। बेसोफिल और मास्ट कोशिका को सक्रिय करता है, किस काम के लिए? एंटी माइक्रोबियल कारकों के उत्पादन करने के लिए। IgD प्रतिरक्षी बेसोफिल और मास्ट कोशिकाओं को एंटी माइक्रोबियल कारक को उत्पादन करने के लिए या उत्पन्न करने के लिए सक्रिय करता है, प्रेरित करने का काम करता है। तो ये है 5 प्रकार के प्रतिरक्षी। तो ये आज का विषय था हमारा पाठ 4 विज्ञान कक्षा 10 पार्ट 1, जिसमें हमने पढ़ा प्रतिजन, प्रतिरक्षी की संरचना और चित्र और प्रतिरक्षी के प्रकारों के बारे में। टू बी कंटिन्यूड। मिलते हैं इसी के पार्ट 2 भाग में जल्द ही। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।